नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली रवाना हो गए हैं। तो पीएम मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहने वाले हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर को है। तो करीब 45 घंटे के अपने प्रवास के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जो है अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो इस दौरान पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने पहुंचेंगे। तो दुनिया के दिग्गज 20 देशों के समूह G20 के प्रमुखों के तो दुनिया के दिग्गज 20 देशों के समूह G20 के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा भी लेने वाले हैं। तो 10 देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुलाकात भी करने वाले हैं। इसमें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। तो G20 संगठन का अगला अध्यक्ष भारत है और इसकी अगली बैठक भी सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ही होने वाली है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितिन, G20 जो है के लिए अब रवाना हो चुके हैं बाली के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, क्या कुछ अपडेट्स? ये देखिए, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ बातचीत की जाएगी। 3 प्रमुख सत्र जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। खाद्य और ऊर्जा और स्वच्छता सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उसको लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। जिस तरीके से डिजिटल को लेकर यहाँ पर जो है परिवर्तन में हिस्सा लेंगे, वहीं 3 दिन तक जो है वो समेटी भारत के लिए खास मानी जा रही है। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाली पहुँच रहे हैं और बाली में जो है सबसे पहले ऊर्जा, खाद्य और सुरक्षा व्यवस्था जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बातचीत करेंगे। साथ ही उनके जो है तमाम देश के जो बड़े बड़े नेता हैं और राष्ट्रपति हैं वो उनके साथ उसमें सम्मेलन में शामिल होंगे। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 15 से 16 नवंबर के लिए जो है वहाँ पर बुलाया गया है। जी नितिन, क्योंकि काफी विकसित देश भी शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ चर्चाएं होने वाली है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है, इसको लेकर कोई आपके पास अपडेट्स? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आज बाली के लिए रवाना हुए उसमें जो है काफ़ी बड़े जो है नेता हैं और राष्ट्रपति हैं, वो तमाम देशों के राष्ट्रपति वहाँ पर शामिल होंगे। उस पर जो है सबसे पहले भारत के लेकर जो है सबसे पहले बातचीत करेंगे। G20 जो इसमें जो बातचीत कही गई है G20 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली के लिए रवाना होंगे। वहीं 15 और 16 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर रहेंगे। साथ ही सबसे पहले वो जो काफ़ी बड़े मुद्दों पर बात की जा रही है कि सबसे बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बातचीत कर सकते हैं। वहीं साथ ही आपको बता दें जो व्यवस्था है यहाँ पर पूरी तरीके इंडोनेशिया सीरिया के लिए वहीं जो है विपक्षी बैठक जो करेंगे। तो वहीं साथ ही साथ जो है सबसे पहले खाद्य और ऊर्जा और स्वास्थ्य की जो बैठक है उसमें जो है हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम बड़े नेता वहाँ पर शामिल होंगे। जी, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके अपनी खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय लोगों से मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूं। नितिन जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जो है जानकारी दी थी को अब उसमें बताया गया कि भारतीय लोगों से जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से मुलाकात की जो बात यहाँ पर की जा रही है कि मुलाकात भी वो कर सकते हैं। तो तमाम वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है कि G20 जो सम्मेलन है एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़ा सम्मेलन यहाँ पर होगा। साथ ही उसमें आज ट्वीट करके जो बताया उन्होंने बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से वो खुश नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि भारत के लोग जो है भारतीय लोगों से मिलने के लिए बड़े लोगों से जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तमाम वहाँ पर बड़े और लोगों से जो है उनकी मुलाकात होगी। एक ये जो बैठक होगी G20 की तो एक बड़ी खास बैठक इसमें बताई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगला अध्यक्ष भारत ही है और कहा जा रहा है दिल्ली में ही ये बैठक होने वाली, इस लिहाज से भी काफी ज्यादा खास बताया जा रहा है। तरीके से जो बैठक है इसमें जो साफ यही कहा गया कि भारत का ही अगला अध्यक्ष जो भारत ही होगा। तो इसकी जो अगली बैठक होगी ये सबसे पहले दिल्ली में होगी और दिल्ली में जो है काफ़ी चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं शुरू होंगी, मंथनें शुरू होंगी। जिस तरीके से बैठक जो यहाँ पर हो रही है इस बैठक को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि जो पहली जो बैठक होगी वो तमाम जो दिल्ली के अंदर बैठक होगी और साथ ही इसकी जो अध्यक्षता करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। साथ ही बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रपति हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो उसमें शामिल होंगे। तमाम बड़े इसमें काफ़ी चेहरों की जो इसमें दिग्गज जो नेता हैं जो दिग्गज खास चेहरे हैं वो इसमें सम्मानित होंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है G20 का जो सम्मेलन था इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो लोगों को काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि भारतीय लोगों से मिलने के लिए वो भी उत्साहित और वहाँ की जनता भी काफी ज्यादा उत्साहित है उनके पहुंचने में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका नितिन।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने सोमवार को नामांकन भर दिया है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दोपहर करीब 1 बजे डिंपल यादव मैनपुरी के कलेक्ट्रेट पहुंची और इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उन्हीं के साथ अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने नामांकन करने से पहले सैफई में मुलायम सिंह यादव के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। उसके बाद उनके नामांकन के दौरान पूरा यादव कुनबा भी मैनपुरी कलेक्ट्रेट में एक साथ दिखाई दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मैनपुरी में एक साथ पूरा कुनबा दिखाई दिया है सैफई में। तो नामांकन के दौरान धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, अभय राम यादव और तेज प्रताप सिंह यादव भी मौजूद रहे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो मुकेश, क्योंकि कल से ही ये बात कही जा रही थी कि डिंपल यादव नामांकन दाखिल कर सकती है और अब वो नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। जी, आपको बता दूं, नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कट गया तो क्या बोल गया, चलो ठीक है बस जाओ और जेल ही चल रहा है। हेलो, तो मुकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मुकेश जी, नामांकन के लिए कहा जा रहा था और नामांकन के लिए भी पहुंच चुके हैं और पूरा कुनबा भी उनके साथ दिखाई दे रहा है। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेशन आपके पास है इसको लेकर? जी, आपको बता दें, नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया कर्मियों से जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनके साथ नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बाद मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने बताया है कि नेताजी की आशीर्वाद हमेशा मैनपुरी की जनता ने दिया है और उसी दौर पर डिंपल यादव को हमने प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशी बनाने के साथ ही साथ नेताजी की जो धरोहर है उसको संभालने के लिए हमने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। मैनपुरी की जनता से जो नेताजी को आशीर्वाद देती रही, उसी आशीर्वाद की आकांक्षा भी मैनपुरी पहुंचकर की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली शराब नीति केस में आप नेता विजय नायर और व्यवसायी अभिषेक बोयनपल्ली को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड में भी भेज दिया है। आप नेता विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली को दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो तहत गिरफ्तार कर लिया था। तो जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें, तो शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली शराब नीति केस में आप नेता विजय नायर और व्यवसायी अभिषेक बोयनपल्ली को ईडी ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही उन्हें कोर्ट में जब पेश किया गया, जहां पर उन्हें कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूरी दे दी और हालांकि कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के लिए अब ईडी की रिमांड में भी भेज दिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। तो शिवम, आपकी मुश्किलें बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो कारोबारी अभिषेक को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया है। आप नेता विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली को दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी जो उनकी जमानत थी उसको मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड में जो है भेजा है, ईडी की रिमांड में भेज दिया है दोनों ही नेताओं को। तो आप नेता विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली को दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और अब ईडी उनसे लगातार पूछताछ करेगी। 5 दिन की रिमांड दे दी गई है उनको। तो अब इससे पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उनकी जमानत को मंजूरी मिल गई थी।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। तो शिवम, आप नेताओं की आपकी जो है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेता विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली को हालांकि जमानत दे दी गई है, लेकिन 5 दिन के रिमांड में भी भेज दिया गया है। क्या कुछ अपडेशन? और देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की शराब नीति घोटाले को लेकर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर और उनके दोस्त अभिषेक बोयनपल्ली की मुश्किलें कम होने का भी नाम नहीं ले रही हैं। आज सोमवार का दिन था और सोमवार का दिन कहीं एक और तो इन दोनों के लिए राहत भरा रहा, तो दूसरी ओर मुश्किलें खड़ा करने वाला रहा। अब राहत भरा कैसे रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीआई ने पूरे मामले को लेकर इनकी जमानत अर्जी है वो सीबीआई मामले को लेकर इनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई है। इसके साथ ही राउंड एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर इनको ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ये 5 दिन और ईडी की कस्टडी में रहेंगे। हालांकि इनके जो वकील है वो सवाल लगातार उठा रहे थे कि पिछले 35 दिन से इनसे पूछताछ हो रही है, तो फिर आखिरकार ईडी ऐसा क्या पूछना चाहती है जो पिछले 35 दिन में नहीं पूछ पाई। हालांकि ईडी का कहना यह है कि ये सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, इसलिए कस्टडी की जरूरत और है। लेकिन जमानत सीबीआई मामले में मिल गई, लेकिन 5 दिन और ये अभी अंदर रहेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे, ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी है वो सवाल लगातार केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार की एजेंसियों पर उठा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात में चुनाव है, इसलिए बबीता परेशान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को किया जा रहा है। जैसे ही गुजरात चुनाव खत्म हो जाएंगे कोई मामला पेंडिंग नहीं रहेगा और सारे मामलों में क्लीन चिट दे दी जाएगी। खैर, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख थे और उनके दोस्त अभिषेक बोयनपल्ली को राहत नहीं मिली है। उनको 5 दिन और ईडी की कस्टडी में रहना होगा। जी बिल्कुल शिवम, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर भी ये सवाल खड़े करती आई है, हमले करती आई है, लगातार जुमारी हमले भी ये चलते रहते हैं कि ईडी जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है। क्या कहा जाए इसके बाद? क्या फिर से ईडी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ जाएगी? देखिए, केंद्र जांच एजेंसी है, किसी के कहने पर कोई भी एजेंसी काम नहीं करती। हालांकि ये कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। तमाम जांच एजेंसियां हैं बबीता, वो अपनी अपनी कार्रवाई करती हैं। लेकिन सवाल जो विपक्ष है, विपक्ष हुआ या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे या उनके बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, जिस तरह के से इन लोगों पर आरोप लगते रहे हैं, तो इनको लेकर आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है उनका कहना यही है कि बदले की भावना से सरकारी एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार कर रही है। हालांकि अभिषेक बोयनपल्ली के वकील ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि दरअसल अभिषेक बोयनपल्ली आते हैं हैदराबाद से और दिल्ली में ईडी की कस्टडी में है। उनकी मां उनसे मिलने आई हैं हैदराबाद से अभिषेक बोयनपल्ली की, तो वकील ने, अभिषेक बोयनपल्ली के वकील ने कोर्ट से दरख्वास्त की कि उनकी मां को उनसे मिलने दिया जाए। ये दरख्वास्त हालांकि कही गई, लेकिन फिलहाल दोनों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसमें और भी कई ऐसे नाम हैं बबीता जिनका खुलासा होना अभी बाकी है और कई बड़े चेहरे हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं और धीरे धीरे करके ईडी उनको सामने लाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने 2 दिन के लिए फैसला टाल दिया है। तो अब इस मामले में 17 नवंबर को फैसला आ जाएगा, यानी कि अब 17 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा कि ये केस सुनने योग्य है या फिर नहीं। आपको ये भी बता दें कि किरण सिंह बिसेन ने कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली तारीख में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। तो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट ने अपना फैसला तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते 2 दिन का और समय मांगा गया है। तो जिला फास्ट ट्रैक सीनियर डिवीजन कोर्ट में मामलों का बहुत बोझ है, जिसके चलते ये फैसला 2 दिन के लिए टाल दिया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और सभी पहलुओं के मद्देनजर रखते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो ज्ञानवापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। तो किरण सिंह बिसेन ने इसके लिए याचिका दाखिल की थी, तो आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन फैसला अभी टाल दिया गया है, आगे का समय दे दिया गया है, आगे की तारीख दे दी गई है। तो 17 नवंबर को कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला सुनाया जा सकता है। तो 17 नवंबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है, तो ये केस सुनने योग्य है या फिर नहीं, इसी पर फैसला लिया जाएगा।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश हमारे से जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से लाइव। तो योगेश, क्योंकि पहले आज इस पर सुनवाई होने वाली थी ज्ञानवापी मामले को लेकर, लेकिन अब तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल बबीता, देखिए जिस तरीके से इस मामले पर आज पूरा फैसला आना था और ये तय होना था कि दरअसल ये पूरा मामला सुनवाई योग्य है कि नहीं। दर्शकों को सबसे बड़ी बात ये बता दें कि दरअसल मामला क्या है। मामला जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो आकृति मिली है उस आकृति को लेकर के लगातार पिछले दिनों से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष जहां ये कह रहा है कि दरअसल उस स्थान को पूजा के लिए उस आकृति जो मिली है उसको क्योंकि शिवलिंग बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है जो वादिनी है किरण की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस स्थान को पूजा के लिए खोल दिया जाए, वहां पर हिंदू पक्ष जो है पूजा कर सकते हैं, मुस्लिमों का वहां पर जाना वर्जित कर दिया जाए और वो पूरा जो परिसर है वो पूरी तरीके से हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ये 3 मांगे की जा रही हैं, लेकिन इन 3 मांगों को लेकर के इसी मामले पर सुनवाई थी आज कि आखिर ये मामला सुनवाई योग्य है क्योंकि या नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये बात का दावा किया जा रहा है कि दरअसल वो जो है वो फव्वारा है, जो आकृति मिली है उसको शिवलिंग न मान करके फव्वारा माना जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, तमाम सारी दलीलें दी जा रही हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से और इस वजह से ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक इसका ट्रायल नहीं हो जाता, क्योंकि जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जा रही हैं वो दलीलें सही हैं या नहीं, जब तक ट्रायल नहीं हो जाता कैसे पता चलेगा। इसलिए ट्रायल होना बेहद जरूरी है और ट्रायल होने के लिए सुनवाई होना बहुत जरूरी है। आज ये मामला फैसला आना था। बता दें कि 15 अक्टूबर को ही दोनों पक्षों की तरफ से पूरी दलीलें रखी जा चुकी थी। 8 नवंबर को इस मामले पर फैसला आना था, लेकिन 8 नवंबर को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी की छुट्टी थी, वो कोर्ट में नहीं थे, इस वजह से फैसला टल गया था। आज एक बार फिर से फैसला आना था, लेकिन आज भी फैसला नहीं आ पाया है। अब अगली तारीख 17 तारीख दी गई, 17 नवंबर को यह फैसला आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किसके पक्ष में फैसला जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पूरे परिसर को, उस पूरे प्रीमाइसेस को रोक लगा रखा है, बैन कर रखा है कि किसी तरीके की यहाँ छेड़खानी ना हो, किसी तरीके की जांच ना हो। और वो जो तारीख है, मई में यह रोक लगाई गई थी, तारीख का ऐलान किया गया था और इसके बाद पिछले हफ्ते वो डेट और भी आगे बढ़ा दी गई है। अभी वहां पर किसी तरीके की कोई पूजा की किसी को अनुमति नहीं है, कोई अंदर जा नहीं सकता। जो स्थिति है एज इट इज बनने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो 17 नवंबर को फैसला आने वाला है, तो वहीं आज सुनवाई होने वाली थी कि ये फैसला सुनने योग्य है या फिर नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से कई दलीलें रखी गई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें रखी गई। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि नवंबर में जो है 17 नवंबर को इस पर फैसला लिया जाएगा। तो वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग करने वाले टिप्पणी के मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। तो बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने सपा प्रवक्ता के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तो सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट फुल एक्शन मोड में आ गया है। तो यही कारण है कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाकर लगातार दबिशें भी दी जा रही हैं। तो वहीं हजरतगंज थाना प्रभारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार दबिशें भी दे रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियम हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। तो प्रियम, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए जो एक ये मामला था, एक टीवी डिबेट के दौरान न्यूज़ चैनल के टीवी डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हीरो वाजपेयी थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया थे और वहां पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी करी योगी आदित्यनाथ को लेकर। ब्रह्मलीन जो अवैधनाथ महाराज थे उनको लेकर उन्होंने जो है अमर्यादित टिप्पणी करी थी, उनको लेकर गलत बयानबाजी करी और उसी के चलते जो हीरो वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने लिखित में हजरतगंज थाने में जो है वो इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने पे मुकदमा को जो है वो दर्ज कर लिया है। और अब साफ तौर पर अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए जो है कई जगह पर पुलिस की टीमें जो है वो गठित करी गई हैं और कई जगह पर वो दबिश दे रही हैं। हालांकि अभी अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी जो है वो होगी। जितने भी उनके संदिग्ध ठिकाने हैं उन जगहों पर पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। अभी हालांकि अनुराग भदौरिया जो हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अवैध टिप्पणी करी है, गलत बयानबाजी करी है, मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है,
मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो उसको लेकर लखनऊ पुलिस जो है वो एक्शन में है और माना जा रहा है जल्दी अनुराग भदौरिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से देखने को मिल सकती है। बिल्कुल प्रियम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ठिकानों की बात कर रहे हैं तो 3 से 4 टीमें भी गठित कर दी गई है, तो किन किन ठिकानों में अभी तक पुलिस दबिश दे चुकी है और अनुराग भदौरिया का क्या कुछ रिएक्शन भी अभी तक सामने आया है इसको लेकर? देखिए, अनुराग भदौरिया, जैसा कि मैंने बताया कि वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, वो फरार कह सकते हैं कि हैं और उनको ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें जो हैं वो दबिश दे रही हैं। जो संदिग्ध जगहें हैं जहां पर उनका उठना बैठना था या जहां पर उनका जो आवास है इंदिरा नगर के ए ब्लॉक में, वहां पर पुलिस की टीमें गई हैं। आवास पर देखा गया है, कई और जगहों पर जहां पर वो जाते आते थे, कार्यालयों पर उनके जहां पे उनका आना जाना था, उन सभी जगहों पर पुलिस की तरफ से दबिश दी गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही जो है वो पुलिस अनुराग भदौरिया को जो है वो गिरफ्तार करेगी और उसके बाद देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से इस तो मामले को लेकर प्रियम, की जाती है। सपा की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन इसमें सामने आया? क्या सपा की तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी गई है इस पर? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया है। जरूर जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि कोई इस तरीके की बातें उनके कहने का प्रयास नहीं था अनुराग भदौरिया का, उनकी बातों को तोल मरोड़ के रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से हीरो वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने जिस तरीके से तथ्यों के साथ में, वीडियो के साथ में पूरे इस मामले को दर्ज कराया है, तो पुलिस ने इस मुकदमे को दर्ज किया है। अब देखना होगा जब पुलिस इस पर गिरफ्तार करती है अनुराग भदौरिया को, तो उसके बाद उसकी आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी। तो प्रियम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं दबिश दे रही है, क्या परिवार वालों से भी बात हुई है? क्या अनुराग भदौरिया ने अपने परिवारजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की है इस दौरान? देखिए, इस दौरान जो है जितने भी संभावित जो उनके ठिकाने हैं, जो लोग हैं जिनके संपर्क में वो रहते थे, उन सबसे बातचीत करने का प्रयास जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है। उनके परिजनों से बातचीत की गई है और पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही जो है वो अनुराग भदौरिया को पकड़ेगी और जल्द ही अनुराग भदौरिया जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उसके बाद पूरा मामला जो है वो उसमें जो है आगे की जो कार्रवाई की जानी चाहिए, जो वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।